नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम फ्यूचर एकेडमी के इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की जो सीरीज़ हमने शुरू करी थी उस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है जो आपके सामने लेकर आया हूँ मैं। चलिए समझते हैं इसको। भारत में मुस्लिम आक्रमण पड़ रहे थे और अरबी मुस्लिम आक्रमण पड़ चुके थे और तुर्की मुस्लिम आक्रमण पड़ रहे थे। तो अपन ने देखा था अरबी मुस्लिम आक्रमण में मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था 712 में और 713 में। 712 में किया था सिंध के राजा ताहिर के ऊपर और युद्ध हुआ था आपका रेवार का युद्ध। और 713 में मुल्तान पर किया था। अल मंसूरा कैपिटल थी और इसकी जानकारी अली अहमद की पुस्तक चचनामा से मिलती है। यहाँ पर अपन ने देखा था तुर्की मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। तो तुर्क कहाँ के थे? अफगानिस्तान के। तो अफगानिस्तान में गजनी नामक जगह पर अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार ने 932 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की स्थापना करी। इसके बाद उसका दामाद और गुलाम बनता है सुबुकगीन, और सुबुकगीन के बाद अगला शासक बनता है महमूद गजनवी, और ये भारत पर 17 बार आक्रमण करता है, जो कि हम आपको पढ़ा चुके थे। तो उसके टोटल 17 आक्रमण, पहला 1000 में, फिर 1001 में, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा 1014 में हरियाणा के थानेश्वर में चंद्रसौनी मंदिर लूटा। फिर 1018 में देखा तो कन्नौज में, ठीक है। फिर 1019 में कालेंजर, और 1025 में उसका 16वें नंबर का सोमनाथ का था, और 1027 में उसका अंतिम था जो कि खोकर जाटों के विरोध था, और 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये महमूद गजनवी तक हो चुका था, जो कि सोमनाथ मंदिर वाला था। इसको चलिए ये पार्ट सेकंड ने पढ़ा दिया। आज अपन को फोकस करना है 1173 ईस्वी में। देखो 998 में शासक बनता है महमूद गजनवी और 1000 में आक्रमण करता है। ठीक उसी प्रकार 1173 में मोहम्मद गोरी अगला शासक बनता है। ये मोहम्मद गोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका युद्ध होगा पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है। यहाँ इतिहास में एक नया मोड़ आएगा भारतीय इतिहास में। तो 1173 में मोहम्मद गोरी शासक बनता है, कहाँ का? गजनी का। और अब ये भारत पर आक्रमण करेगा। तो 1175 में इसने भारत पर आक्रमण किया। इसके जो आक्रमण हैं वो पेशावर में पहले होते हैं, पाकिस्तान साइड, और ये जो भी आक्रमण होते हैं वो खैबर तथा गोमल दर्रे से होते हैं। जो खैबर और जो गोमल दर्रे हैं ये हिंदू कुश पर्वत पर स्थित है, मतलब जो पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है। पाकिस्तान के हिंदू कुश पर्वत पर स्थित हैं आपके खैबर तथा गोमल दर्रे। तो ये यहीं से आक्रमण हुए हैं, जो भी आक्रमण हुए हैं वो सब यहीं से हुए। चलिए अब समझ लेते हैं मोहम्मद गोरी के भारत पर प्रमुख आक्रमण। देखिए कौन कौन से आक्रमण किए। देखो पहले पूछेंगे इसका पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम था मोहम्मद गोरी का शमसुद्दीन मोहम्मद गोरी। जहाँ पर महमूद गजनवी आया था उसका उद्देश्य सिर्फ धन दौलत लूटना था। पूछाएगा महमूद गजनवी का आक्रमण का उद्देश्य क्या था भारत में? तो धन दौलत को लूटना। वहीं पर मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डालना। इसका उद्देश्य था, ठीक है। किसका उद्देश्य था? मोहम्मद गोरी का। पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अब देखते हैं कौन कौन से इसने युद्ध किए। तो प्रमुख युद्ध हैं। सबसे पहले इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान वही सिंध पाकिस्तान के यहाँ पर इलाका पड़ता है मुल्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान पर आक्रमण किया सबसे पहले मुल्तान पर, और यहाँ पर करामातियात कुछ जाति थी उनको हराया। तो 1125, देखो मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण कर रहे हैं। पहला हुआ है मुल्तान पर 1175 में हुआ है, करामातियों को हराया, ठीक, इसे ध्यान रखना। दूसरा 1178 में होता है और ये होता है पाटन यानी गुजरात पर होता है। तो गुजरात यहाँ पर देखिए ये पाटन गुजरात में जगह पड़ती पाटन, ठीक है। तो दूसरा आक्रमण कहाँ पर होता है? पाटन पर 1178 में होता है। और यहाँ पर चालुक्य शासक था भीम द्वितीय, और इनकी माता थी, इनकी संरक्षिका थी माँ नायिका देवी। इनकी संरक्षिका कौन थी? भीम द्वितीय की माँ नायिका देवी इनकी संरक्षिका थी, ठीक। हम यहाँ लिख देते हैं नायिका देवी इनकी संरक्षिका थी, ठीक। अब देखो होता क्या है, तो मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का था, इनके बीच में राजस्थान के माउंट आबू पर युद्ध होता है। किस बीच में होता है? तो मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के बीच में होता है। यहाँ देखिए पूछ जाएगा माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर की हाइट है 1722 मीटर। माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है, जो कि 5 मंजिला इमारत है। अब देखिए माउंट आबू कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यहाँ पर युद्ध होता है भीम द्वितीय का किसके साथ होता है? मोहम्मद गोरी के साथ होता है। यहाँ पर मोहम्मद गोरी हार जाता है और इसको बंदी बना लेते हैं। तो ये गोरी की भारत में पहली पराजय थी, ध्यान रखना। मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय कौन सी थी? तो ये थी माउंट आबू पर। इसको बंदी बना लिया जाता है। किसको? मोहम्मद गोरी को बंदी बना लिया जाता है
कुछ महीने तक बंदी बना के रखते हैं, इसको मार मूरते हैं, ठीक है, पीट पाट के इसको छोड़ देते हैं बाद में, नहीं छोड़ना थी, गलती कर दी, ठीक है। तो इसको क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है और बाद में इसको छोड़ दिया जाता है, किसको, मोहम्मद गोरी को। तो देखिए ध्यान से, मोहम्मद गोरी का पहला मुल्तान करीमातियों खराया 1175 में, 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ, भीम द्वितीय सामना होता है, ये हार जाता है यहाँ पर। उसके बाद होता है तराइन का प्रथम युद्ध, यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन नामक जगह कहाँ पर है, हरियाणा में। तराइन के युद्ध पूछ जाएंगे आपसे, तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध। उसी प्रकार पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा, पानीपत का तीसरा, ये 3 युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप पहले तराइन पढ़ते हैं फिर पानीपत बताएंगे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। ये किसके बीच में होता है, तो दिल्ली के शासक थे आपके पृथ्वीराज चौहान। हालांकि दिल्ली इनको इनके नाना से मिली थी, राजस्थान के शासक थे आपके पृथ्वीराज चौहान। तो तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। तो इसमें कौन जीत जाते हैं, तो पहले जो हमने नाम लिखा वो जीत जाता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। इनका पूरा नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है। ये दिल्ली से बिलोंग करते थे इनके, राजस्थान के दिल्ली में इनको दिल्ली मिली थी इनके नाना से, ठीक है। और पूछेंगे दिल्ली की स्थापना किसने करी थी, तो तोमर राजपूत अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना करी थी, इसे लिख लेना आप लोग, ठीक है। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध हो रहा है 1191 में। तो तराइन नामक जगह कहाँ पर है, हरियाणा में। हरियाणा में तराइन नामक जगह पर पहला युद्ध होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हो जाती है, ठीक है। जस्ट इसके एक साल बाद तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। अब देखते हैं पृथ्वीराज चौहान की क्या अचानक एक साल में ऐसा क्या हो गया कि पृथ्वीराज चौहान हार गए, ठीक है। अचानक ऐसा क्या हो गया, तो अचानक कुछ नहीं हुआ, इसके पीछे थोड़ी कहानी है, तो उस कहानी को समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये थे पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, इनके मित्र थे ये मालवा के शासक थे जयचंद्र, ठीक है। मध्य प्रदेश में मालवा के शासक कौन थे, जयचंद्र। तो पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, और जयचंद के बीच में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, दोनों एक दोस्त थे। तो पृथ्वीराज चौहान इनके घर आते जाते रहते थे, ठीक है, सब कुछ बढ़िया चलता था। अब जयचंद की एक बेटी थी, सुना होगा आपने नाम, इनका नाम था संयोगिता, सॉरी क्या नाम था इनका, संयोगिता। ये किसकी बेटी थी, तो संयोगिता थी, जयचंद की पुत्री थी। तो अब पृथ्वीराज चौहान आते हैं, ठीक है, इनके घर बार बार आना जाना लगा रहता है। तो जब बार बार आते तो पृथ्वीराज चौहान उस टाइम के सलमान खान थे, ठीक है, बहुत फेमस थे, मान के चलिए कि उस टाइम के हीरो थे, ठीक है। लेकिन तो अब ये इन बार बार जाएंगे तो संयोगिता इनको देखी में की होगी, तो इनको पसंद करने लगी धीरे धीरे। तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता में प्रेम बढ़ने लगा, पत्र व्यवहार होने लगे एक दूसरे को, लेटर वगैरह, उस टाइम तो लेटर वगैरह चल, जा कबूतर जा, ऐसे। तो जयचंद और संयोगिता के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ा, गलत बोल दिया, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में प्रेम प्रसंग बढ़ा। इससे क्या हुआ, ये बात पता चल गई जयचंद को, उसके पिता को बात चल गई, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता एक दूसरे प्रेम करते, शादी भी करना चाहते थे। जयचंद के पास बात गई तो जयचंद को पता नहीं क्या था, पृथ्वीराज चौहान से चिढ़ होने लगी। उसने कहा कि हम हमारी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं करवा सकते। और इन्होंने क्या किया, जयचंद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। पहले स्वयंवर होता था शादी करने के लिए, देखा होगा रामायण में स्वयंवर हुआ सीता जी का, महाभारत में अर्जुन का, देखा होगा। तो ये स्वयंवर होता था। तो स्वयंवर में लड़की खुद चुनती थी वर को। तो इसने जयचंद ने दुनिया भर के राजा बुलाए, भारत के अलग अलग जगह से राजा बुलाए, सब राजा आए, ठीक है, सब राजा बैठे स्वयंवर में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को इन्विटेशन नहीं दिया। पृथ्वीराज चौहान बहुत फेमस थे उस टाइम, सलमान खान थे, इन्विटेशन नहीं दिया, इनको मना कर दिया है। और इनको बेइज्जत करने के लिए अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं, राजस्थान में अलग हैं, दिल्ली में अलग, हर जगह अलग 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 हैं। जहाँ तक मुझे पता है तो उसमें इन्होंने क्या किया था कि दरबार में इनकी जो मूर्ति थी, मतलब जो दरबान होता है ना, वॉचमैन, उसकी मूर्ति बनवाई, ठीक है, मूर्ति बनवाई और दरवाजे पर खड़ा कर दी बेइज्जती करने के लिए, कि ताकि ये हमारे कौन है, नौकर हैं, दरवाजे पर खड़े हैं स्वागत करने के लिए। तो अब संयोगिता आती बरमाला लेके, सबको देखती हैं, कोई राजा उनको पसंद नहीं आया, इसको सबको देखा, पृथ्वीराज चौहान कहीं नहीं दिखे। और ये जैसी याद जाती तो देखती हैं दरवाजे पर एक मूर्ति लगी हुई थी, उसी मूर्ति पर इन्होंने हार पहना दिया। इसका मतलब जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति थी उस पर हार पहना दिया इन्होंने। लेकिन इनकी पहले ही तैयारी थी, पत्र पता चल गया था कि इनको पता था कि इतनी तारीख को क्या है, स्वयंवर है। इनकी पहले ही बात थी संयोगिता की और पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान घोड़ा लेके आते, टुड और किसको उठाते, संयोगिता को बिल्कुल हीरो की तरह उठा के बैठाते और चल दिए, ठीक है, भाग गए और इनसे शादी कर ली। तो अब पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की शादी हो जाती, ठीक है।
अब जैसी शादी होती तो जयचंद आग बबूला हो जाता है, बोलते हम पृथ्वीराज चौहान को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब जब ये दोनों दोस्त थे, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान दोस्त थे, इनकी तो दोस्ती अच्छी थी इनकी। तो अब पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद को हर एक बात बताई हुई थी। आप भी अपने दोस्तों को हर बात बता देते हैं, जब तक भले ही आप दोस्त रहते हैं, अगर ये लड़ाई वगैरह नहीं हो रही, नॉर्मल आप हर चीज़ बता उसके साथ शेयर कर लेते हैं, वो आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती होती। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ हर एक बात शेयर मत कीजिए, जो आपकी पर्सनल बातें, कुछ पर्सनल बातें पर्सनल ही रहने दीजिए, उनको पब्लिक ही मत कीजिए। भले कितना ही प्यारा दोस्त हो, उसको यही बात मत बताइए, क्योंकि एक प्यारा दोस्त का भी कोई प्यारा दोस्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही गलती हो गई। अब इनका बीच में युद्ध शुरू हो गया, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में, ठीक है। दोनों युद्ध के मैदान में आ गए। तो अब जयचंद को हर एक इनकी कमजोरी पता थी। जयचंद इनको हरा नहीं सकता था, पृथ्वीराज चौहान को। तो जयचंद ने चाल खेल ली। जयचंद ने क्या किया, इनविटेशन भेज दिया किसको, वही अफगानिस्तान के गजनी के शासक कौन को, मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी चाहता ही था कि कुछ हो, क्योंकि मोहम्मद गोरी हार चुका था, ठीक है। तो 1192 में अब दूसरा युद्ध होता है, जिससे कहा जाता है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। इसमें मोहम्मद गोरी, ठीक है, और कौन हो जाता है शामिल, कौन साथ देता है मोहम्मद गोरी का, जयचंद साथ देते हैं। और इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान की हर एक कमजोरी जयचंद को पता थी। इसी कमजोरी के साथ मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया दोबारा, और वहीं पर तराइन के युद्ध में ठीक 1 साल बाद यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। काफ़ी वीर गति से युद्ध करते हैं, हार होती है, मृत्यु नहीं होती, इनको अंधा कर दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। चलिए, तो ये पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हार हो जाती है। तो इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अब मोहम्मद गोरी से जयचंद बोलता है अब जाओ, तुम जीत गए, हमने तुमको जितवा दिया, धन दौलत लूट और जाओ। बोले पागल हो रहा है, ठीक है, इसलिए तो मैं आया था यहाँ पर, मेरा उद्देश्य वही था कि अपने साम्राज्य की स्थापना करना, और तूने मुझे भगा रहा है यहाँ से, ठीक है। तो इस प्रकार जयचंद को बुरा लग जाता, बोले भगाना पड़ेगा। बोले हमने तो गलती कर दी, इससे अच्छा तो पृथ्वीराज चौहान था, अब ये यहाँ जम जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो मोहम्मद गोरी ने भारत पर रहने का इरादा कर लिया। और फिर युद्ध होता है 1194 में, ठीक है। उसको कहा जाता है चंदावर का युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती, मोहम्मद गोरी की हार होती। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, ठीक है। चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। अब ये किसके बीच होता है, तो ये मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में युद्ध होता है। तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध, ठीक है। इस चंदावर के युद्ध में कौन जीत जाता है, तो इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और जयचंद हार जाता है। जयचंद मारा भी जाता है, इसको मार दिया जाता है। तो जब इसके साथ युद्ध होता है तो मोहम्मद गोरी बोलता है, ये पूछता है तो हमसे युद्ध क्यों कर रहे, हमने तुम्हारा साथ दिया। तो मोहम्मद गोरी जयचंद से बोलता है, जब तू अपने ससुर ऐसा है, तू दामाद का और तेरी बेटी का नहीं हो सका, तू हमारा क्या होगा। सही बात है, बताओ, अच्छा किया कि इसने, अच्छा हुआ इसको मार दिया। इसकी ये बेटी, भले ही बेटी थी, भले ही वो भाग के शादी करी, और इसका दामाद था, कैसे भी था, दामाद तो था। और पृथ्वीराज चौहान बुरे भी नहीं थे, अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, और योग भी थे, पता नहीं इसको क्या थी, इसने उनको हरवा दिया, ठीक है। और यहाँ पर किसकी हार हो जाती है, जयचंद की हार हो जाती है यहाँ पर, और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। तो 1194 में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। इस प्रकार लगभग भारत पर, दिल्ली और मालवा पर किसका कब्जा हो जाता है, तो मोहम्मद गोरी कब्जा होता है। और मोहम्मद गोरी जैसे भारत में आता है और भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है। अब और देखते हैं और क्या हुआ यहाँ पर। तो 15 मार्च 1206 को गोरी की हत्या हो जाती खोकर जाटों द्वारा। ये वही खोकर जाट है जिनका युद्ध हुआ था किससे, वो महमूद गजनवी से। तो गोरी की हत्या कौन कर देते हैं, खोकर जाट, 1206 में कर देते हैं, 15 मार्च 1206 में। और उसके बाद देखिए 1203 में इसी के गुलाम होते हैं। तो मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम होते हैं। गुलाम कौन होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो खरीदे जाते हैं, ठीक है, जो सारे काम करते हैं, किसी एक शासक के अधीन काम करते हैं, उन्हें गुलाम कहा जाता है। तो गुलाम बन सभी जस्ट पढ़ेंगे अपन। तो इसके 4 गुलाम होते हैं, ठीक है। ये याल्दोज होता है, कोबाचा होता है, ठीक है, और आपका ये होता है, एक तो यही रहता है, क्या नाम इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। और इसके अलावा एक और रहता है जिसका नाम रहता है बख्तियार खिलजी। तो 4 कौन रहते हैं, इसके गुलाम रहते हैं। तो 4 गुलाम में से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा। तो अभी नहीं करेगा, जब ये मोहम्मद गोरी के साथ ये भी आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसने क्या किया, इसने चंदेल शासक, ठीक है, चंदेल वंश पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो चंदेल शासक परमार्दी देव को हरा देता है। किसको हरा देता है, चंदेल शासक परमार्दी देव को हरा देता है। कौन हरा देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कालिंजर अभियान के दौरान 1203 में कालिंजर अभियान के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किसको हरा जाता है, चंदेल शासक
परमार्दी देव को हरा दिया जाता है। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया। मध्य प्रदेश में रहता है परमार्दी देव चंदेल वंश। अब देख ध्यान से, तो ये हो गया आपके उसके 4 गुलाम, मतलब ये एक गुलाम हो गया। अब 3 गुलामों के बारे में और पढ़ेंगे। यही क्या करता है, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है यही भारत में दिल्ली वंश की स्थापना कर देता है। तो इसके बाद ठीक है, ये मोहम्मद गोरी खत्म हो जाता है 1206 में। इसके बाद क्या होता है, भारत में 1206 में क्या हो जाता है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। तो अब दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान समझ गए, इनको समझ गए। अब मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम होते हैं, तो उन चारों गुलामों के बारे में आपको बता देते हैं यहीं पर, फिर भारत में दिल्ली सल्तनत पर। चलिए अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट यहाँ पर कि मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे उनके बारे में। तो उससे पहले कुछ देख लेते हैं अदर फैक्ट्स हैं। सिक्के, तो सिक्के चलाए गए थे, तो पृथ्वीराज चौहान और गोरी के नाम के सिक्के चले भारत में, क्योंकि दोनों में लंबे समय तक युद्ध हुआ। और इसी के साथ लक्ष्मी देवी जो लक्ष्मी माता उनकी आकृति के सिक्के चलाए गए। तो 2 प्रकार सिक्के चले मोहम्मद गोरी के समय, लक्ष्मी माता के आकृति के सिक्के चले और मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के नाम के सिक्के चलाए गए। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में एकता प्रणाली शुरू हो गई। एकता प्रणाली क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, सामंती व्यवस्था होती है जो कि सातवाहनों ने शुरू करी थी और जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था गुप्त काल में। तो सामंती व्यवस्था क्या होती है, अगर वो समझ गए तो आप एकता प्रणाली समझ जाएंगे। सामंती व्यवस्था कौन होती है, जैसे मान चलिए हम राजा हैं और हमारे अंडर में कुछ नौकर काम कर रहे हैं, कोई सेनापति होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई मंत्री होगा, कोई कुछ होगा, हमारे अंडर में काम कर रहे हैं। तो हमें उन्हें हर महीने सैलरी देना पड़ेगी। तो हम सैलरी ना देकर, हमारे पास पैसा नहीं, तो सैलरी ना देकर हमारा पूरा एरिया हमारा है, पूरी ज़मीन हमारे अंडर में, पूरा गांव हमारा है, पूरा राज्य हमारा है, तो हम क्या करेंगे, उनको कुछ कुछ ज़मीन दे देंगे। तो सैलरी के बदले पैसा ना देकर, ठीक है, काम के बदले पैसा ना देकर ज़मीन दान दे देना, वो कहलाती सामंती व्यवस्था। ठीक वैसे ही मुस्लिमों में से एकता प्रणाली कहा जाता है। तो ये भी सेम थी। तो भूमि देना, ठीक है, मतलब काम के बदले क्या देना, भूमि दान देना, ये कहलाती एकता प्रणाली कहलाता है। तो उत्तर भारत में क्या शुरू हो गई, एकता प्रणाली शुरू हो गई। और सामंती व्यवस्था की शुरुआत किसने करी थी, सातवाहनों ने। और सामंती व्यवस्था को सबसे ज़्यादा उपयोग किसने किया था, गुप्त काल में। और एकता प्रणाली कहाँ पर शुरू हुई थी, उत्तर भारत में। हालांकि सबसे पहले एकता प्रणाली लगाएगा आपका इल्तुतमिश, वो आगे जाके बताएंगे, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में आएगा। चलिए ये होगा कुछ बेसिक फैक्ट वगैरह हो गए। अब देखते हैं जो मोहम्मद गोरी था उसके जो 4 गुलाम थे, 4 स्लेब थे, उनके बारे में। स्लेब मतलब होता है गुलाम, ठीक है, इनको गुलाम बनाया जाता है, खरीद लिया जाता है और ये ज़िंदगी भर उनके अंडर में काम करते हैं। तो मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम को पढ़ते हैं, स्लेब ऑफ मोहम्मद गोरी। पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। यालदोज देखते हैं, तो देखो ध्यान से, यालदोज इसका एक गुलाम था। तो यालदोज को देखो ध्यान से, 4 गुलाम थे। तो जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाएगी तो मोहम्मद गोरी के बाद उसके जो 4 गुलाम थे, मतलब यही मान चलिए उसके वंशज थे, उनके बेटे तो नहीं थे, गुलाम थे। तो उनके इन्हीं के बाद, मोहम्मद गोरी के बाद इन्हीं चारों क्या बनेंगे, शासक बनेंगे। तो मोहम्मद गोरी के पास गजनी साम्राज्य था और भारत जीत लिया था, ठीक है। तो किसको कौन सा कोई क्षेत्र मिलेगा, तो देखिए ध्यान से, जो भारत है, ठीक है, भारत, तो भारत में देखेंगे, भारत के यहाँ पर क्या है आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान जैसे अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान में गजनी नामक जगह है, ठीक, अफगानिस्तान में गजनी नामक जगह है। तो यालदोज को क्या मिल जाता है, गजनी मिल जाता है, ठीक है। कुबाचा, जो कुबाचा इसका एक और गुलाम रहता है, कुबाच को मिल जाता है कच्छ, ठीक है, गुजरात का कच्छ, और आपका सिंध मिल जाता है। किसको मिल जाता है, कुबाचा को, कि सिंध पाकिस्तान में और कुबाचा कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में। इतना एरिया किसको मिल जाता है, आपके कुबाचा को मिल जाता है। और बख्तियार खिलजी, ये जो बख्तियार खिलजी है ना, इसको मिल जाता है आपका बंगाल बिहार। तो बख्तियार खिलजी क्या मिल जाता है, बंगाल बिहार। और कौन बच रहा है अब, ठीक है, तो अब बच रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिल जाता है तो लाहौर, ठीक है, लाहौर कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और दिल्ली भारत में। तो लाहौर और क्या मिल जाता है इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली मिल जाता है। तो ध्यान रखना, चारों गुलामों के चारों क्षेत्र हो गए, ठीक है। चलिए अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिला, लाहौर और दिल्ली मिला, ठीक है। ये यालदोज को क्या मिला, तो यालदोज को मिलता है गजनी, गजनी साम्राज्य जहाँ से ये आए थे, तो यालदोज को मिल गया गजनी, ये वहीं रहा। और ये यालदोज, ठीक है, वापस से आक्रमण करेगा 1215 में, जिसे कहा जाएगा तराइन का तीसरा युद्ध। ये होगा इल्तुतमिश और यालदोज के बीच में होगा, ये आगे जाके बताएंगे। अभी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली मिलता है, यालदोज को मिलता है गजनी, और कुबाचा को मिलता है कच्छ व सिंध मिलता है। देखो कहाँ से कुबाचा, कहाँ से कच्छ, ध्यान रखना। यालदोज को गजनी पटक देना, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक को तो कंप्लीट पढ़ेंगे, इसको दिल्ली और लाहौर मिला था। और अब कौन बच रहा है अपना, बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी इसका पूरा नाम था। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को बंगाल बिहार मिलता है,
और ये करता है, जैसे ही बंगाल बिहार मिलता है तो बंगाल बिहार का एक शासक था लक्ष्मण सेन, इस पर आक्रमण कर देता है, उसको ये हरा देता है, लक्ष्मण सेन को हरा देता है। उसके बाद ये नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय थे, एक हम लिखना भूल गए। तो नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में, ठीक है, जैन धर्म का था, सॉरी बौद्ध धर्म का था, और एक था आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय। इन दोनों को ये ध्वस्त कर देता है। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, सबको काट देता है, कहते हैं कि 50-60 हज़ार बौद्ध भिक्षुओं को मार देता है ये कौन, बख्तियार खिलजी। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है, ठीक है, उस लाइब्रेरी में आग लगा देता। वहाँ पर हिंदू धर्म के पूरे ग्रंथ थे और वो आग 6 महीने तक लगी रही इस लाइब्रेरी में, नालंदा विश्वविद्यालय की। तो सबसे ज़्यादा तक समय तक आग लगी रही, इतने ग्रंथ थे उसमें, भारतीय ग्रंथ। और इसने अपनी कैपिटल लखनऊ दी बंगाल में, उसको अपनी कैपिटल बनाया। तो अब देखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, तो क्यों इसने आग लगाया, आग क्यों लगाया वो देखते हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम जो था पूरा बौद्ध धर्म का केंद्र होता था। तो जब एक बार जो बख्तियार खिलजी था ये बीमार पड़ जाता है, जैसे ये बीमार पड़ता है तो इसने हकीम जो भी वैद्य वगैरह सबको भी बुलाया, ठीक है, जितने मुस्लिम वैद्य होते सबको बुलाया, सबसे इलाज करवाया, ये ठीक नहीं हुआ। फिर इसके लोगों ने कहा कि तुम मर जाओगे, इसके सेनापतियों ने कहा कि तुम मर जाओगे, मंत्रियों ने कहा मर जाओगे, तो बचने के लिए तुमको हिंदू वैद्य से इलाज करवाना पड़ेगा। उस समय हिंदू वैद्य बड़े होते थे, ठीक है, और वो समझदार भी होते थे। तो इसने बोला कि नहीं हम मर जाएंगे लेकिन उनसे इलाज नहीं करवाएंगे। इसको खनस थी एक प्रकार की, तो इसको बाद में इसने वो नहीं मानी बात, ठीक है। लेकिन जब ये मानने लगा तो जब मरता तो क्या ना करता, कहावत तो सुनी होगी आपने, मरता तो क्या ना करता। तो इसने मरते मरते क्या किया, चलो भैया जानबूझ के फिर इसने एक हिंदू वैद्य को बुलाया। जब हिंदू वैद्य आया वो इसी में पढ़ाता था नालंदा विश्वविद्यालय में, तो ये यहीं का था वो। जब उसको लाया गया वैद्य को तो इसने कहा कि तू हमारा इलाज तो कर दे, लेकिन हम तू एक भी तेरी जो दवाई देगा उस टाइम जड़ी बूटी वो हम खाएंगे नहीं, तू बिना जड़ी बूटी के ठीक करके देखा। उसने दिमाग लगा, बोले कैसे कर सकता हूँ इसको, ये तो बोल रहा है बिना उसके करना है, ठीक है। तो उसने दिमाग लगाया, फिर बोला कि चलो ठीक है हम तुझको एक बुक देते हैं। अब बोले हम बुक में कुछ नहीं पढ़ेंगे हिंदू, बोले चल तू तेरी कुरान पढ़ लेना, ठीक है, तू तेरी क्या पढ़ लेना, कुरान पढ़ लेना, हम वही दे देते। तो जब वो वैद्य थे उन्होंने क्या किया, वो बुक दे दी और बोला कि सुबह शाम तो इसको पढ़ना है, ठीक है, सुबह शाम पूरी कुरान को पढ़ना है। तो बोला हाँ ठीक है। तो जब उसने पढ़ना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 8 दिन तक उसने जब वो बुक पढ़ी और वो 8 दिन तक सही हो गया, वो 15 दिन बिल्कुल ठीक हो गया। जब वापस उसको बुलाया गया वैद्य को, बोले कैसे ठीक किया, तो पता चला कि उसने क्या किया था, वो वैद्य ने कि जो बुक थी उसके जो पन्ने थे उनमें दवाई लगा के दे दी। देख रहा है इतने होशियार थे, ठीक है। बोले तू वो नहीं खाएगा दवाई, तो बोले उस बुक में दवाई लगा के दे दी। जैसे ही उस बुक में दवाई लगा के दी तो जो उसके पन्ने होते हैं, जब पन्नों में दवाई लग गई, जब वो पलटाएगा तो आप भी पलटाते होगे ना, थूक लगा पलटाते होगे, ठीक है, बुक वगैरह रहती थूक लगा पलटा बचपन में, ठीक है। जब थूक लगाएंगे उसमें तो वो कहाँ आएगी, उंगलियों में, वो उंगली कहाँ जाएगी, जीभ में, फिर उसको फिर पलटाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो व्यक्ति जो खिलजी था वो ठीक हो गया। इसको बड़ी दिक्कत हो गई, बोले इतने समझदार कैसे हो सकते हैं वैद्य। इसको बोला कि ये सोर्स कहाँ से आया है, इतने समझदारी के पढ़े लिखे कहाँ से। तो देखा गया कि जो भी बुकें हैं, देखिए जो अच्छे ग्रंथ हैं वो सब कहाँ रखे, नालंदा विश्वविद्यालय। इसने वहाँ की लाइब्रेरी में आग लगा दी, लाखों किताबें थी वहाँ पर, और कहते हैं कि 6 महीने तक उसमें आग लगी रही। तो इसका ये पर्सनल था, ठीक है, इसको दुश्मनी थी, इसलिए इसने जो हिंदू ग्रंथ थे उस टाइम के, बौद्ध ग्रंथ थे, जैन ग्रंथ थे, जो कि आने वाले भारत का भविष्य का निर्माण करते, अच्छे साबित हो सकते थे, इसकी एक पर्सनल दुश्मनी की वजह से इसने सब पर आग लगा दी। तो आज अपन भारत के कई ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे अपन वंचित हो गए, सिर्फ एक बख्तियार खिलजी की वजह से। तो बख्तियार खिलजी से क्वेश्चन आता है, और आज इसी के नाम पर, ठीक है, बिहार में शायद कोई सा रेलवे स्टेशन है इसी के नाम पर बनाया गया है, ठीक है, देख रहा है ये इसी के नाम पर क्या बनाया, एक रेलवे स्टेशन बनाया गया। तो ये है भारत। तो बंगाल बिहार को इसको मिला, इसने बंगाल के बिहार के शासक लक्ष्मण सेन पर आक्रमण किया, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया, लाइब्रेरी को आग लगा दी और लखनऊ को अपनी कैपिटल बनाया। ये हो गया बख्तियार खिलजी। ये अदर फैक्ट वगैरह देख लिए। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिला देख लिया, लाहौर दिल्ली, यालदोज को मिला गजनी, और कुबाचा को सिंध और कच्छ मिलता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि लाहौर और दिल्ली मिला था उसको, और इसके बाद ये भारत में, अब इसको देखो भारत दिल्ली मिलता है तो दिल्ली भारत में, तो जब ये दिल्ली मिलता है तो ये दिल्ली जैसे ही आता तो भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती। यानी जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का, तो ये गुलाम था, ठीक है। इसके बाद इसका खुद का गुलाम रहता है जिसका नाम रहता है इल्तुतमिश, वो अगला शासक बनता है। इसलिए अपन पढ़ लेते हैं दिल्ली सल्तनत। तो भारत में अब दिल्ली वंश हो जाएगा मुस्लिमों के अंडर में, और जो दिल्ली सल्तनत था यही भारत में आगे शासन करेगा, और इसका पहला वंश रहेगा गुलाम वंश। टोटल 5 वंश रहते हैं इसमें, गुलाम वंश, खिलजी वंश,
ठीक है, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये 5 वंश पढ़ना है अपन को इसके अंतर्गत। तो भारत में दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला शासक कौन बनेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि ये अपनी कैपिटल लाहौर बनाता है, फिर दिल्ली से पकड़ लेता है और इल्तुतमिश आता है, फिर रजिया सुल्तान वगैरह आती, सुना होगा रजिया सुल्तान, ये गुलाम वंश की थी। तो गुलाम वंश के बाद फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। इस प्रकार अपन ये 5 वंश पढ़ेंगे। जैसे ही दिल्ली सल्तनत खत्म होगा उसके बाद भारत में मुगल वंश शुरू हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? तो अपन इसको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको ये पूरा पढ़ाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार मोहम्मद, देखो किस प्रकार, अब आपसे पूछेंगे भारत पर किसने शासन किया, अरबों ने किया कि तुर्कियों ने किया? तो देखो हमने आपको डिफरेंस बताया था। अरबी आक्रमण हुए थे मोहम्मद बिन कासिम, वो तो आक्रमण करके चला गया, और यहाँ से हुए थे पहला कौन बना? अल्पतगीन, फिर कौन बना? सफुद्दीन, फिर कौन बना? सफुद्दीन के बाद कौन बनता है? महमूद गजनवी, फिर कौन बनता है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आता है, ये खुद शासन नहीं कर पाता, लेकिन अपने 4 छुचोरे छोड़ के चला जाता है, ये 4 गुलाम छोड़ के चला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदोज, कुबाचा, ठीक है, तो ये बख्तियार खिलजी तो यहीं खत्म हो जाता है, ठीक है, इसका कोई वो नहीं है। कुबाचा तो ये कच्छ में कोई खास नहीं है, यालदोज वहीं रहता है, लेकिन ये अपना खानदान छोड़ देता है, ठीक है। तो अभी अपन को तुर्की पढ़ना है, और तुर्की में कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाहौर एवं दिल्ली पे ये शासक करता है, तो आपको इसी के स्टार्ट पढ़ना है। तो इसके बाद दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, ठीक है, दिल्ली के बाद फिर मुगल वंश पढ़ेंगे। मुगल वंश में एक से एक राजा आएंगे, सब अच्छे रहेंगे, मोस्टली अच्छे, औरंगजेब को छोड़ दिया जाए तो, ठीक है, काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो अब दिल्ली सल्तनत आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसे लाइक करें, ठीक है, थैंक यू।